नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। हिंदू धर्म में नो का बड़ा महत्व है। नो रत्न, नो ग्रह, नो रस, नो देवियां, क्योंकि नो को शुभ माना जाता है। तो क्या मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने नो नीतियों को लागू कर राजस्थान को राइज करने के लिए धार्मिक तौर पर 10 दिशाओं को खोल दिया है? आज हम आपको मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा के नेतृत्व में लागू की गई नो की 9 नीतियों की बारीकी से जानकारी देंगे और बताएंगे कैसे ये नीतियां राजस्थान में विकास के साथ विस्तार, संस्कृति अर्थ के साथ आर्थिक, गांव के उत्थान के साथ उद्योग और पर्यटन के साथ पारंपरिक प्रोडक्ट के लिए वैश्विक पटल को खोल रही है। कैसे राजस्थान एक तरफ पारंपरिक परिधानों के साथ पहचान को वैश्विक करेगा तो वहीं तकनीकी जगत में बड़ा भागीदार बनकर उभरेगा। आज लागू की गई 9 नीतियों की पूरी जानकारी आपको देंगे, क्योंकि ये है राजस्थान को राइजिंग राजस्थान बनाने के नवरत्न। राजस्थान सरकार की नई नीतियां राज्य के विकास के लिए एक नया अध्याय है। इन नीतियों के माध्यम से हम राजस्थान को विकसित और समृद्ध राज्य बनाएंगे। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं वचनलाल सरकार ने जो 9 नीतियां लॉन्च की हैं वो कौन कौन सी नीतियां हैं जरा देखिए, उसके बाद उनका एक एक करके विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले राजस्थान एमएसएमई नीति 2024, एक जिला एक उत्पाद नीति 2024, एबीजीसी और एक्सआर नीति 2024, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024। इसके अलावा बात करें राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 2024, पर्यटन इकाई नीति 2024, राजस्थान खनिज नीति 2024 और उसके अलावा एमसैंड नीति 2024। ये वो 9 नीतियां जिन्हें हम मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा की नवरत्न कह रहे हैं, जिनके दम पर राजस्थान 10 दिशाओं के अंदर विस्तार करता हुआ क्या वाकई में नजर आएगा। एक एक करके एक एक योजना के बारे में बताते हैं, कहीं की एक एक नीति को आपको समझाते हैं और शुरुआत करते हैं एमसैंड नीति के साथ। जरा देखिए, जो सबसे पहले नीति वह है राजस्थान एमसैंड पॉलिसी 2024। इसके बारे में आपको बताते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि एमसैंड पॉलिसी कैसे काम करेगी इसको समझना बेहद जरूरी है। एमसैंड के निर्माण के लिए क्वार्जाइट, ग्रेनाइट और सैंडस्टोन आदि चट्टानों के सबसे उपयुक्त भंडार और ओवरबर्डन की पहचान, उपयुक्त उन्नत तकनीकों उपकरणों का उपयोग करके पेट्रोग्राफिकल खनिज भू भौतिकीय और भू रासायनिक जांच करके नमूना अध्ययन के माध्यम से की जाएगी। एमसैंड निर्माताओं को बीआईएस कोड में मानकों विनिर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा, जैसे कंक्रीट के लिए आईएस 283/2016, प्लास्टरिंग के लिए आईएस 1542/1992, वॉश वाटर के लिए आईएस 456/2000 तय किया गया। एमसैंड निर्माता अपने उत्पादों के लिए बीआईएस प्रमाण प्राप्त करेंगे ताकि गुणवत्ता और बाजार विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। एमसैंड निर्माता अपने परिसर में एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करेंगे, जो दैनिक जांच करेगी, मानकों के अनुसार रिकॉर्ड बनाए रखे जाएंगे। ये रिकॉर्ड डीएमजी द्वारा समय समय पर सत्यापन के अधीन होंगे। एमसैंड निर्माता दोनों उत्पादों के लिए गुणवत्ता परीक्षण करेंगे। उपयोगित खनिज बजरी की मात्रा का न्यूनतम 25% एमसैंड का उपयोग अनिवार्य किया गया है। इसे चरणबद्ध रूप से साल 2028-29 तक 50% तक बढ़ाया जाएगा। एमसैंड यूनिट को उद्योग का दर्जा यथावत रखा जाएगा। एमसैंड यूनिट्स को ऑनलाइन सैंड पोर्टल से लिंक करना होगा, जिसमें आम जन को एमसैंड की उपलब्धता की रियल टाइम जानकारी मिल सकेगी। लेकिन अगली पॉलिसी क्या है, जरा ये भी देखिए, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि वो किस तरीके से काम करती हुई नजर आएगी। अगली पॉलिसी है राजस्थान मिनरल पॉलिसी 2024 और ये पॉलिसी किस तरीके से काम करेगी, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। दरअसल अगर इस पॉलिसी की बात की जाए तो उससे पहले हम आपको यह बताते हैं कि मिनरल से, माइनर मिनरल से सरकार को कितनी आमदनी होती है। जरा इसको ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। मोटे तौर पर मशीनरी स्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, सैंडस्टोन, उसके अलावा बजरी,
लाइमस्टोन और लाइमस्टोन डिन और जिप्सम, ये दरअसल जो आंकड़ा है वो सीआर के अंदर है। उसका बाकायदा पूरा एक चार्ट है जिसको आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मशीनरी स्टोन 19-20 के अंदर 385 करोड़ का था, जो बढ़ते बढ़ते 2023-24 में 596 करोड़ का हो गया है। यानी कि इतना राजस्व सरकार को मिल रहा है। इसी तरीके से अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो जरा देखिए, दूसरे नंबर पर ग्रेनाइट जो 2019-20 में 135 करोड़ था, वो 173 20-21 में 307 21-22 में 22-23 में 334 और 23-24 में 312। और ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर है माइनर मिलर्स से बना हुआ, जिसके जरिए सरकार अपने राजस्व को बढ़ाने की बात कर रही है। लेकिन जो खनिज नीति लाई गई है वो किस तरीके से काम करेगी, इसको जरा समझने की जरूरत है। नई खनिज नीति में तय किए गए लक्ष्य मौजूदा 0.68% या कहें कि 0.68% खनिज रिहायश क्षेत्र को 2029-30 तक 1% और 2046-47 तक 2% तक बढ़ाना होगा। 2047 तक खनन के अंतर्गत खनिजों की संख्या 58 से बढ़कर 70 करना, 2025-26 में 5 ब्लॉक से शुरू करते हुए 2029-30 तक 50 प्रमुख खनिज ब्लॉक्स की नीलामी करना, जिसमें पहले से स्वीकृत मंजूरी शामिल है। 2029-30 तक 50 लाख लोगों को और 2046-47 तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार प्रदान करना। राज्य के जीएसडीपी में खनिज क्षेत्र के योगदान को 2023-24 में 3.4% से बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। 2029-30 तक 5% और 2046-47 तक 8% करने का लक्ष्य रखा गया है। 2029-30 तक राज्य के राजस्व को 3 गुना और 2046-47 तक 1 लाख करोड़ बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। 2029-30 तक खनिज रिहायश क्षेत्र को 10% और 46-47 तक 2% तक बढ़ाना। 2029-30 तक प्री अमेंडमेंट क्लियरेंस वाले 50 ब्लॉक की नीलामी, जबकि 29-30 तक राज्य में खनिज क्षेत्र के योगदान को 50% और 46-47 तक 80% तक बढ़ाना लक्ष्य रखा गया है। बजरी खनन के अधिक से अधिक खनन पट्टों के आवंटन हेतु ब्लॉक्स की नीलामी ऑनलाइन पोर्टल सैंड पोर्टल के जरिए की जाएगी और इसको विकसित किया जा रहा है। और इसकी एक बड़ी भूमिका राजस्थान के विकास में रहनी है। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी भूमिका जो है निर्यात संवर्धन नीति, यानी कि एक्सपोर्ट पॉलिसी। सबसे पहले जरा देखिए कि जो पॉलिसी का नाम है वो क्या है, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024। ये कैसे काम करेगी ये आपको बताएं, इस नीति में क्या है ये आपको बताएं। उससे पहले जरा ये समझ लीजिए कि राजस्थान में क्या और कितना एक्सपोर्ट होता है, ताकि आपको पता चले कि जिसके लिए प्रमोशन की पॉलिसी है वो अभी फिलहाल कितना एक्सपोर्ट हो रहा है। जरा देखिए, अगर बात करें जेम्स एंड ज्वेलरी की तो 11.18 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हो रहा है। मेटल 9.80% 80 करोड़ एक्सपोर्ट हो रहा है। इंजीनियरिंग गुड 16 करोड़ 60 लाख का एक्सपोर्ट इस वक्त हो रहा है। टेक्सटाइल 8.80 का एक्सपोर्ट इस वक्त हो रहा है। इसके अलावा अगर देखिए ड्रग्स एंड फार्मा तो उसका 2 करोड़ 95 लाख का एक्सपोर्ट हो रहा है। स्टोन्स, ग्रेनाइट और मार्बल्स 3 करोड़ 60 लाख का एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा अगर प्लास्टिक्स एंड बाकी चीजों को देखें तो 4 करोड़, केमिकल एंड एलाइड्स को देखें तो 4.5 करोड़, एग्रो एंड फूड प्रोडक्ट्स को देखें तो 6 करोड़ 40 लाख का एक्सपोर्ट हो रहा है। हैंडीक्राफ्ट 7 करोड़ 90 लाख रुपए का एक्सपोर्ट अभी किया जा रहा है। यह करंट सिचुएशन है। लेकिन किस देश को कितना एक्सपोर्ट हो रहा है उसे आपको अंदाजा लगेगा कि हमारे पार्टनर कौन कौन से देश हैं जहां हमारा सामान एक्सपोर्ट होता है। जरा एक नजर इस पर भी डालते हैं। देखिए, यूएसए के अंदर 17 करोड़ 16 लाख का एक्सपोर्ट होता है। यूएई के अंदर 6 करोड़ 9 लाख का एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा जो बांग्लादेश में है 2 करोड़ 45 लाख का एक्सपोर्ट होता है। सिंगापुर में 2 करोड़ 42 लाख का, थाईलैंड में 2 करोड़ 32 लाख का, हांगकांग में 2 करोड़ 27 लाख का, जापान में 2 करोड़ 26 लाख का, जर्मनी में 2 करोड़ 84 लाख, टर्की में 2 करोड़ 73 लाख, यूके के अंदर 3 करोड़ 21 लाख का एक्सपोर्ट फिलहाल हो रहा है और इसको बढ़ाने की बात हम कर रहे हैं। और इसीलिए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024 जिसको लागू किया गया है, अब जरा उसके बारे में समझिए, उससे क्या बदलेगा। राजस्थान खनिजों से भरपूर राज्य है और इसकी अर्थव्यवस्था विविधता से भरी हुई है। इसका मुख्य कारण कृषि, खनन और पर्यटन है।
प्रदेश की खदानों से सोना, चांदी, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, रॉक फॉस्फेट, तांबा और लिग्नाइट मिलते हैं। राज्य सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत के नमक उत्पादन में इसका बड़ा योगदान है। 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला राजस्थान भारत का 10.4% हिस्सा कवर करता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मौजूदा 83,704.24 करोड़ रुपए से साल 2029 तक 1.5 लाख करोड़ रुपए तक निर्यात बढ़ाना है, यानी कि लगभग 2 गुना करना है। लॉजिस्टिक, एयर कार्गो सेवाओं के निर्यात और पारिस्थितिक तंत्र में सुधार करना, निर्यात उत्पाद आधार का विस्तार करना, विविधीकरण और सुदृढ़ीकरण करके नए बाजार को खोलना इसका लक्ष्य है। विश्व स्तरीय निर्यात अवसंरचना प्रदान करके निर्यातकों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और तकनीकी उन्नयन को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना इस नीति का मुख्य मकसद है और उसी के तहत इसको लागू किया गया है। और इसके लिए एक पुश बटन सरकार की तरफ से दबाया गया है। अब ये पुश बटन क्या है, इसको जरा समझिए कि जो प्रमोशन के लिए पुश बटन है वो क्या है और उसके मायने क्या है, जरा देखिए। जो पी से है वो है प्रमोट्स वैल्यू एडिशन इन एक्सपोर्ट्स। जो पी का मतलब बताया गया है, इसमें यू का है अपग्रेड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स को अपग्रेड करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके। एस का मतलब क्या है, स्ट्रीमलाइन, यानी कि प्रोसेस फॉर इजी ऑफ डूइंग एक्सपोर्ट्स, वो बड़ी आसानी से हो, उसमें कोई व्यवधान ना हो, इसके लिए एस का इस्तेमाल किया गया। और एच का मतलब क्या है, हार्नेस, डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किस तरीके से एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। और ये सरकार का वो पुश बटन है जो ढंग से दब गया तो एक्सपोर्ट का पहिया ऐसा घूमेगा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभाता वो नजर आएगा। लेकिन जितनी भी योजनाएं हैं उनके मूल के अंदर एक अलग से नीति है जिसको लागू किया गया है, जिसे हम क्लस्टर कहते हैं। तो देखिए, इस नीति के अपने आप में बड़े मायने हैं। यह है इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, जिसको लागू किया गया है। और इसके मायने क्या है, इसको जरा समझिए, क्योंकि इसकी भूमिका हर जगह होगी। इसकी भूमिका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में होगी, इसकी भूमिका एमएसएमई के अंदर होगी, इसकी भूमिका बाकायदा जो हम इससे पहले एक्सपोर्ट पॉलिसी बता रहे थे उसके अंदर भी होगी। ये एक तरीके से सेंटर पॉइंट है। दरअसल एमएसएमई क्षेत्र राज्य में सामाजिक और आर्थिक विकास की रीढ़ रहा है, लेकिन राज्य में एमएसएमई क्लस्टर नवीनतम तकनीकों के साथ साथ बुनियादी ढांचागत सुविधाओं तक पहुंच से संबंधित चुनौतियों से जूझ रहे हैं। चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्लस्टर विकास प्रणाली रणनीति साबित हो रही है, प्रभावी रणनीति साबित हो रही है। राजस्थान राज्य में क्लस्टर विकास रणनीति को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में एकीकृत क्लस्टर विकास योजना शुरू की गई और इस योजना का प्राथमिक फोकस सॉफ्ट और हार्ड हस्तक्षेप के माध्यम से हस्तशिल्प, हथकरघा और एमएसएमई क्लस्टर्स में उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। राज्य के कारीगरों, शिल्पकारों और बुनकरों को क्षमता निर्माण पहलों के साथ साथ सहायक बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से समर्थन दिया जाए और इस योजना के माध्यम से हस्तशिल्प, हथकरघा और एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमियों और उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे वो प्रतिस्पर्धी, टिकाऊ और वैश्विक रूप से प्रासंगिक बन सके। लेकिन अगर क्लस्टर एमएसएमई को बढ़ावा देंगे तो सवाल यह कि एमएसएमई को लेकर क्या कोई नीति आई है। जरा इसको भी देखिए कि अगली नीति क्या है। अगली नीति है राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी 2024 और इसको आप कह सकते हैं कि एक तरीके से माइक्रो लेवल पर जाकर उद्योगों को स्थापित करना और उसके लिए प्रोत्साहन देना, यह इस नीति का मकसद रहा है। और इस नीति का असर ग्रामीण और छोटे शहरों में बड़े तौर पर नजर आया। तो चलिए जरा समझते हैं कि इस बार की इस नीति में क्या खास है। एमएसएमई क्षेत्र को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और स्थानीय रूप से प्रासंगिक बनाया है। एमएसएमई नीति को राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे सभी प्रोत्साहनों के लिए वन स्टॉप शॉप समाधान के रूप में विकसित किया गया है। एमएसएमई नीति 2024 के तहत नए उद्यमों की स्थापना के लिए समर्थन प्रदान करके उद्यमिता को बढ़ावा देना मकसद है। सामान्य सुविधा केंद्रों, परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से प्रौद्योगिकी के उन्नयन पर ध्यान देने के साथ साथ क्लस्टर दृष्टिकोण को अपनाना,
एमएसएमई को निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के खरीदारों के साथ जोड़कर बाजार संबंधों और सुविधा को मजबूत करना। एमएसएमई के लिए औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना इस नीति का मकसद है। वहीं उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाना और गुणवत्ता प्रमाण पत्र देना भी मकसद है, ताकि किसी के साथ कोई धोखा ना हो। योजना, प्रोत्साहन और ऋण सुविधा के माध्यम से एमएसएमई को ज्यादा ऋण दिया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वरोजगार की तरफ आए और स्वरोजगार की तरफ आते हुए वो राजस्थान को एक नई दिशा पर ले जाए। लेकिन गांधी जी कहते थे कि विकास का रास्ता गांव से निकलता है और गांव की सच्चाई यही है कि पूरा का पूरा आपका सांस्कृतिक विरासत हो, आपके संस्कार हो या फिर आपकी पारंपरिक चीज हो, वो गांव से निकलती है और गांव आकर जिले में मिलता है। तो अगली नीति कौन सी है, जरा देखिए। अगली नीति है राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसको ओडीओपी कहते हैं, पॉलिसी 2024। यानी हर जिले का एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसको सरकार वैश्विक पटल पर लेकर जाएगी। तो चलिए यह भी समझ लीजिए कि वन जिला वन उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नीति 2024 क्या है। इसको दरअसल 2 चरणों के अंदर आप समझ सकते हैं। जो इसका पहला चरण है उसमें परियोजना प्रबंधन इकाई पीएमयू की स्थापना की जाएगी, हितधारकों को शामिल किया जाएगा, उत्पादों का चयन किया जाएगा, बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, बाजार संपर्क प्रयासों की शुरुआत इसके अंदर की जाएगी। जबकि इसका दूसरा चरण क्या है, मार्केटिंग के प्रयासों का विस्तार किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित किया जाएगा, सफल पहलों को आगे बढ़ाया जाएगा, प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी जाएगी। इसके अलावा क्योंकि अभी तक हम बात करें जो राजस्थान के अंदर है उसको किस तरीके से प्रमोट किया जाए, उसके जरिए किस तरीके से राजस्थान के विकास के पहिए को घुमाया जाए, लेकिन अब जो अगली नीति है वो एक दूरदर्शी नीति है। नीति कौन सी है, जरा देखिए। अगली नीति का नाम है राजस्थान ABGCXR पॉलिसी 2024। अब इसके नाम में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है, क्योंकि ABGCXR पॉलिसी मतलब A से एनिमेशन, B से VFX, G से गेमिंग और C से कॉमिक्स, और इसके अलावा जो X आ रहा है उसको कहते हैं एक्सटेंडेड रियलिटी। और ये पॉलिसी है, आप सोचिए कि भजला सरकार ना सिर्फ जो राजस्थान के मूल में है उसको प्रमोट कर रहा है, बल्कि इसके साथ साथ एक वो टेक्नो हब बनाने की तैयारी की जा रही है जिसके जरिए विकास का एक नया पहिया घूमता हुआ नजर आएगा। और ऐसा क्यों है, क्योंकि वर्तमान में ये उद्योग 3 बिलियन के आसपास का है और इसके लिए जो कहा जा रहा है 2030 से बढ़कर ये 26 बिलियन तक पहुंच जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था और MNE उद्योग में ये एक नया सूर्य उदय का क्षेत्र है। यह क्षेत्र अगले दशक में 14 से 16% CAGR की दर से बढ़ने के लिए तैयार है। और CAGR का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इसके उद्योग में राजस्थान की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह नीति लाई गई है। स्थानीय संसाधनों का लाभ उठाने, स्थानीय प्रतिभाओं के लिए अवसर प्रदान करने, अपनी अनूठी सांस्कृतिक शक्तियों का उपयोग करके क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित राजस्थान ABGCXR नीति की आवश्यकता थी। यह मनोरंजन उद्योग में राजस्थान को एक बड़ा और प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर स्थापित कर सकता है, जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में योगदान देगा और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। लेकिन राजस्थान के पास एक और अपार संभावना है। वो संभावना क्या है, उसी से जुड़ी है हमारी अगली नीति, या कहें कि मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा के नवरत्न का अगला रत्न कौन सा है, जरा देखिए। अगला रत्न है राजस्थान इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी 2024। और ये कैसे काम करेगी, इससे राजस्थान कैसे बदलेगा, कैसे आमदनी होगी, कैसे राजस्थान आत्मनिर्भर होगा, जरा इसको भी समझिए। क्योंकि मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा के निर्देश में ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा प्रदेश, और यह नीति प्रदेश में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 115 गीगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता और 10 गीगावाट भंडारण क्षमता के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने में साबित होगी मील का पत्थर। एकीकृत नीति के माध्यम से साल 2030 तक
इस लक्ष्य को हासिल करने का रखा गया है प्लान। और राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023, राजस्थान बायोमास वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023, राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के रूप में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 3 प्रभावी नीतियां भी हैं, जबकि प्रदेश में ऊर्जा भंडारण की कोई नीति नहीं थी, जिसे एकीकृत नीति में दिया गया स्थान। और नीति में नेट मीटरिंग स्कीम में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर को लेकर भी प्रावधान किया गया। ट्रांसफॉर्मर की 80% क्षमता तक लगाए जा सकेंगे रूफटॉप सोलर। इसके साथ ही नीति में छोटी विंड मिल को रूफटॉप प्लांट में जोड़े जाने और वर्चुअल एंड ग्रुप नेट मीटरिंग अनुमत किए जाने के प्रावधान किए गए हैं। अभी रूफटॉप सोलर स्थापित करने के लिए आवेदक के पास छत होना अनिवार्य था, जरूरी था, लेकिन अब मल्टी स्टोरी में भी रह रहे उपभोक्ताओं के लिए राहत है, क्योंकि जिनके पास छत नहीं होती थी वो भी अब अनियंत्रित सोलर प्लांट स्थापित कर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल और उपभोग दोनों कर सके। बहुमंजिला इमारतों के लिए अनियंत्रित सोलर प्लांट लगाकर उपयोग करने का दूसरे राज्यों में बाकायदा वर्तमान में प्रावधान है, जैसे महाराष्ट्र में है, ओडिशा में है, दिल्ली में है और भी कई राज्यों में। और उन्हीं की तर्ज पर राज्य में पहली बार वर्चुअल नेट मीटरिंग का प्रावधान इस नीति के अंदर रखा गया है। लेकिन राजस्थान की रीढ़ की हड्डी पर्यटन, तो पर्यटन को लेकर क्या कोई नीति आई, जरा उसको भी समझिए, क्योंकि जो नीति है वो राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2024 है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दरअसल जो नीति है वो पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान जो आत्मनिर्भर है उसे कैसे और ज्यादा आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाया जाए, नए पर्यटन स्थल कैसे खोजे जाए, इस पर आधारित। और इसीलिए नई पर्यटन इकाई नीति के जो प्रावधान है उसमें पर्यटन यूनिट्स के लिए व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट लाइसेंस 10 वर्षों के लिए जारी होंगे। पर्यटन यूनिट्स के संचालन के लिए फायर एनओसी कम से कम 3 सालों के लिए दी जाएगी। लाइसेंस ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी विचार किए जा सकते हैं। पर्यटन यूनिट्स के संचालन के लिए सभी लाइसेंस, अनुमति, पंजीकरण और लाइसेंस नवीनीकरण एसएसओ पोर्टल के माध्यम से आवेदन किए जाएंगे। बिल्डअप एरिया अनुपात, जिसे बीएआर कहते हैं, उस नीति में परिभाषित होटल्स और रेस्टोरेंट को बिना बेहतरी शुल्क के डबल बीएआर अर्थात BAR4 की अनुमति मिली। राजस्थान सरकार ने पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को औद्योगिक दर्जा प्रदान कर और शुल्क औद्योगिक दरों पर उसको चुकाने का प्रस्ताव रखा या कहीं से नीति के अंदर है। पर्यटन विभाग राजस्थान संचालन में राजस्थान पर्यटन यूनिट्स को उद्योग लाभ के लिए पात्रता प्रमाण पत्र देगी। सब्सिडी वाली समग्र बार लाइसेंस धरोहर होटल्स, धरोहर रेस्टोरेंट को वर्तमान शराब नीति के अनुसार सब्सिडी दरों शुल्क पर समग्र बार लाइसेंस प्राप्त करने का हक हो सकेगा। शहरी क्षेत्रों में संकरे रास्तों पर स्थित धरोहर होटल, धरोहर संपत्तियां, धरोहर रेस्टोरेंट्स जो निर्धारित सड़क चौड़ाई पर वैकल्पिक पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। होटल से पार्किंग स्थान तक पार्क एंड राइड सिस्टम लागू किया जाएगा। इसी तरीके से ग्रामीण और पंचायत ग्रामीण आबादी क्षेत्र में स्थित होटल, धरोहर को संचालन की अनुमति दी जा सकती है और यह नियम मौजूदा धरोहर संपत्तियों, धरोहर भवनों पर भी लागू होगा, जिसे धरोहर होटल धरोहर संपत्ति के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव है। धरोहर संपत्तियों के लिए पट्टा जारी करना, जिनके पास 300 वर्ग मीटर से ज्यादा के प्लॉट के लिए कानूनी पट्टा नहीं है, उन्हें फ्री होल्ड पट्टा देना है। लेकिन जो ये 9 नीतियां लागू की गई है, जो 9 नीतियां लागू की गई हैं, उनके 9 मुख्य उद्देश्य क्या हैं, ये हम अपनी तरफ से समझकर आपको समझा रहे हैं। जरा देखिए कि मुख्यमंत्री के जो नवरत्न की नीतियां हैं उसके 9 परिणाम क्या हो सकते हैं अगर ये बेहतर तरीके से जमीन पर क्रियान्वित कर दी जाए। तो जरा इसको भी अंत में समझिए। इसमें जो सबसे पहले बात होगी वो रोजगार की होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर यह 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार को सर्जित करेगा। इसके अलावा आर्थिक विकास का पहिया अपने आप घूमेगा जब ये सारे के सारे सेक्टर एक साथ बेहतर परफॉर्म करते नजर आएंगे। सांस्कृतिक विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा पर्यटन प्रोत्साहन नजर आएगा, पर्यावरण संरक्षण नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से हम एनर्जी या एमसेंट की बात करें वो पर्यावरण को संरक्षित करेगी। इसके अलावा विकसित गांव की विचारधारा, इसको भी इन नीतियों के अंदर समाहित किया गया है।
तकनीकी क्रांति, ये भी इन नीतियों का मुख्य एक तरीके से कह सकते हैं कि पायदान है, जिस पर मुख्यमंत्री राजस्थान को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और आत्मनिर्भर राजस्थान, इसमें कोई दाराई नहीं कि अगर ये 9 नीतियों के परिणाम सुखद होते हैं, जैसा सोच रहे हैं वैसे होंगे, तो फिर ये 9 परिणाम आपको नजर आएंगे। और इन 9 परिणाम का मतलब है राजस्थान राइज होगा और राइजिंग राजस्थान होगा, और यही मुख्यमंत्री का सपना है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। राजस्थान सरकार की नई नीतियां राज्य के विकास के लिए एक नया अध्याय है। इन नीतियों के माध्यम से हम राजस्थान को विकसित और समृद्ध राज्य बनाएंगे।